हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी, और टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी पर उसका कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके वर्किंग स्टेप्स के बारे में जान चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि है सो दैट द कंडीशन फॉर द इक्वेशंस। ये कुछ लीनियर इक्वेशंस दी हैं to have a solution is a plus c is equal to 2b। इसका मतलब ये है कि हमें प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये सॉल्यूशन कब देंगी, जब कंडीशन हमारी होगी a plus c is equal to 2b। इस कंडीशन पर ये इक्वेशंस क्या देंगी, कुछ सॉल्यूशन देंगी। इसके बाद इसमें लिखा है ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशंस फॉर a is equal to b is equal to c is equal to -1। a b c की वैल्यू जब -1 होगी तब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके x y z जो नंबर ऑफ अननोन दिए हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे हैं। तो मैट्रिसेस पर बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक में जो है माइनर से, इचेलॉन से, नॉर्मल से, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ टैब पर एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, तो वहां क्लिक कर आप प्रीवियस लेक्चर वॉच कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो हम बात कर लेते हैं अभी इस क्वेश्चंस की। तो इस क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, हमें ये शो करना है कि ये इक्वेशंस जो है सॉल्यूशन कब देंगे, जब कंडीशन हमारी a plus c इक्वल टू क्या होगी, 2b होगी। तो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो वही करना है, टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी के जो स्टेप्स हमने बताए थे वहां तक जाना है। तो स्टूडेंट, इसको जो है मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है ना, हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ax इक्वल टू b लिखते हैं। अब ये चीजें पहले डिस्कस अपन कर चुके हैं। a हमारा जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, x हमारा अननोन जो वेरिएबल हमें दिए हैं उनका मैट्रिक्स होता है, b हमारा जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है। चलिए, तो इसका जो है मैट्रिक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर x y z के कोफिशिएंट आएंगे। तो 3 4 5 4 5 6 5 6 और 7। इसके बाद स्टूडेंट वेरिएबल हमें जो दिए हैं वो x y z दिए हैं, और स्टूडेंट जो कांस्टेंट दिए हैं वो हमें a b c दिए हैं। तुमने a b c लिख दिया, क्लियर। चलिए, अब स्टूडेंट क्या करना है, हमें अनदर मैट्रिक्स बनाना है जिसको हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमें बनाना है a रेशियो b, या हमने कहा था a रेशियो b को आप एक अलग से कोई नाम दे सकते हैं, c मैट्रिक्स। तो जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन आपको अगर देना है तो आप दे सकते हैं। तो a रेशियो b मैट्रिक्स क्या होगा, 3 4 5 रेशियो a, 4 5 6 रेशियो b और 5 6 7 रेशियो c। क्लियर है, ये मैट्रिक्स हमारा हो गया a रेशियो b। अब स्टूडेंट, आपको मालूम है कि हमें इसमें करना क्या होता है, हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना होता है। और रो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करते हैं, उसका मतलब केवल ये है कि हमें ये लोअर ट्रायंगल के जो एलिमेंट हैं इनको जीरो बनाना होता है। हमारा मेन पर्पस क्या है कि लोअर ट्रायंगल के जो एलिमेंट हैं उनको जीरो करना होता है। तो लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, 4 5 6। तो हमारा पर्पस है 4 5 6 को जीरो बनाना। क्लियर है। अब जैसे 3 है, 3 हमारा 1 बने या ना बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 1 बने या ना बने कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है। क्लियर है, क्योंकि हमारा जो नीडेड है, जो हमें जरूरी है, वो है 4 5 6 के एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अब मैं 3 को भी 1 कर सकता हूँ, 3 को मतलब R1 को 3 से डिवाइड करके इसको 1 बना सकता हूँ, लेकिन फिर क्या होगा कि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं केवल इस पर, इन टर्म्स को जीरो बनाने पर। तो देखो, ये R2 का एलिमेंट है तो यहाँ R2 चेंज होगा, और ये R3 का एलिमेंट है तो यहाँ R3 क्या होगा, चेंज होगा। तो ऑपरेशन यूज हम करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, ऑपरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। इसमें हम ऑपरेशन ऐसा क्या लगाएं कि ये जीरो हो जाए, है ना, क्योंकि यहाँ 1 होता तो हम सीधा सीधा लगा देते कि R2 - 4R1। तो यहाँ देखो आप स्टूडेंट,
अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 4 12 माइनस, और यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 12 12 माइनस 0 हो जाएगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3r2 माइनस 4r1। अगर ये वाला ऑपरेशन हम यूज करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको सोचना है स्टूडेंट, ठीक है ना, क्वेश्चन की कंडीशंस के हिसाब से। अब इसको 5 को करना है तो 5 भी सेम इसी तरीके हो जाएगा। कैसे, अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 15 होगा, माइनस इसको मैं 5 से कर दूँ तो ये 15 हो जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3r3 माइनस 5r1। क्लियर है? चलिए तो इसको जरा जो है हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। चलिए मैंने ये मैट्रिक्स लिया और यहां मैंने देखो फर्स्ट रो 3 4 5 और ए है, ये है ना, मैंने सेम लिखा। अब देखो ये 4 में से 4 जाएगा 0 होगा, और यहां देखिए आप ऑपरेशन में यूज कर रहा हूं तो 3r2 मतलब 5 3 15 माइनस 4 चौको 16, मतलब यहाँ माइनस 1 आएगा। अब ये वाला ऑपरेशन यहाँ यूज करेंगे, 6 12 6 3 18 माइनस 5 चौको 20, मतलब यहाँ माइनस के 2 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हुआ b, तो इसको होगा 3b माइनस 4a। यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट 3b माइनस 4a। चलिए यहाँ ऑपरेशन यूज करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 6 है तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 18 माइनस, और यहाँ 5 से तो 5 चौको 20, मतलब यहाँ माइनस 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं तो 7 3 21 होगा, माइनस 5 25 होगा, मतलब ये माइनस के 4 आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये c है तो ये होगा 3c माइनस का 5a। यहाँ स्टूडेंट लिख देंगे 3c माइनस का 5a। क्लियर स्टूडेंट? तो देखो ये दोनों टर्म्स हमारे क्या हो गए, यहाँ 0 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और अब हमें क्या करना है, इस वाले टर्म को 0 करना है, और इस वाले टर्म को 0 करना है तो ये r3 का एलिमेंट है, तो यहाँ r3 हमारी क्या होगी, चेंज होगी। अब देखो ऑपरेशन क्या होगा, जब r3 को हमें 0 करना है तो इस r2 का यूज करना पड़ेगा, है ना, इस r1 का यूज कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो है हम लिखेंगे r3 प्लस 2r2। जरा एक बार चेक करें, r3 हमारी -2 और प्लस हमने लिया 2 इंटू r2, तो 2 इंटू r2 की जगह में लिखा -1, तो ये -2 और -2 -4 हो गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर हम माइनस लेते हैं, यहाँ हम माइनस लेते हैं तो ये माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के 2 मिला के 0 होंगे। क्लियर है? तो ऑपरेशन में हम ये लगाएंगे, प्लस ना लगा के माइनस लगाएंगे कि r3 माइनस 2r2। तो देखें स्टूडेंट, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, मैंने ये मैट्रिक्स लिया तो सबसे पहले तो मैंने r1 सेम लिखी 3 4 5a, सेकेंड रो में मैंने लिखी 0 -1 -2, रेशियो 3b माइनस का 4a, और मैंने थर्ड रो ली 0। तो यहाँ देखो ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, r2 की जगह -2 और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये तो 0 होना ही था। और ये देखो माइनस का 4 है तो मैंने माइनस का 4 लिया, और माइनस का 2 इंटू r2 का एलिमेंट हमारा माइनस का 2 है, तो माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस के 2 दूनी 4, मतलब ये टर्म्स भी आपका 0 आ रहा है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ दिया है देखो 3c माइनस का 5a। अब माइनस का 2 से मल्टीप्लाई होना है r2 में, तो यहाँ होगा 3b माइनस का 4a। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 3c माइनस 5a माइनस का 6b और प्लस का 8a। तो यहाँ स्टूडेंट देखें ये a है, ये a है, तो यहाँ से 3a आएगा, और ये माइनस का 6b आएगा, और ये प्लस का 3c आएगा। क्लियर है? तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसकी जगह स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, देखो थोड़ा सा ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो आप समझ लेना, स्पेस थोड़ा सा कम था इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है ना, आपको नहीं लिखना है। क्लियर? चलिए अब स्टूडेंट जो है, मैं ये तो मैंने क्या किया कि लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट 0 कर लिए। अब स्टूडेंट यहाँ देखें कि इस पोर्शन को अगर मैं हाइड करूं तो ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमारी क्या आएगी, ए आएगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हियर
रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 है। देखो आप इसको अगर हाइड करोगे तो यहाँ नॉन जीरो रो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए हमारी क्या होगी, 2 होगी। क्लियर स्टूडेंट, ये रैंक हमारी क्या होगी, 2 होगी। और अगर मैं अभी बात करूं इस पूरे मैट्रिक्स की, तो ये पूरा जो मैट्रिक्स है हमारा मैट्रिक्स है ए रेशियो बी, और ए रेशियो बी की रैंक हमारी क्या है, 3 है। देखो आप ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है, ये भी हमारी क्या है, नॉन जीरो रो है। अब कंडीशन हमारी ये कहती है कि यदि 3a माइनस 6b प्लस 3c इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर इसकी जगह में 0 आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी देखो नॉन जीरो रो केवल 2 बची, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए रेशियो बी दोनों क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि टू हैव अ सॉल्यूशन इज, ये सॉल्यूशन कब देगा, जब कंडीशन हमारी ये होगी, है ना। तो आप 3a माइनस 6b प्लस 3c को ध्यान से अगर देखो तो इसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये देखो क्या बोल रहा है, a माइनस का 2b प्लस का c इज इक्वल टू 0, तो ये हुआ a माइनस 2b प्लस का c, तो a प्लस c इज इक्वल टू क्या आया, 2b आया। मतलब इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखो यही आ रहा है, मतलब ये कह रहे हैं कि सो दैट द कंडीशन फॉर द इक्वेशंस टू हैव अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कब देगा, जब कंडीशन हमारी ये होगी। तो एग्जैक्ट कंडीशन हमारी यही तो आ रही है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इफ दिस इज इक्वल टू 0 दैट इज a plus c is equal to 2d, then system is consistent, otherwise system is consistent not inconsistent, है ना। system is consistent otherwise inconsistent। भाई आप देखो ना कि अगर ये 0 होता है ना, ये 0 होता है तो a रेशियो b की भी रैंक 2 होगी और a की रैंक तो 2 थी, तो दोनों रैंक इक्वल होंगी, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा, ये वाली कंडीशन अगर नहीं होगी, तो उस केस में हमारा सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ स्टूडेंट ये प्रूफ हो गया कि अगर ये कंडीशन होगी तो हमारा ये लीनियर इक्वेशंस का जो सेट है वो हमें क्या देगा, एक सॉल्यूशन देगा। क्योंकि सिस्टम कंसिस्टेंट प्रूफ हुआ है, तो कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन देगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन देगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट यहाँ जो है एक चीज उन्होंने आपसे पूछी है, ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन फॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू -1, है ना। तो हम लिखेंगे हियर solution for the equations for a is equal to b is equal to c is equal to -1। अब हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इक्वेशंस का, किसके लिए, इस कंडीशन के लिए, a is equal to b is equal to c is equal to -1। और स्टूडेंट आपको मालूम है कि जब भी हमें कंसिस्टेंट प्रूफ होता है और हमें आगे सॉल्यूशन करना होता है, तो देखो इस पोर्शन के बाद हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो इस सॉल्यूशन को आपको लेना पड़ेगा और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन तो यहाँ आपकी क्या हो गई, 0 हो गई, और ये कंडीशन अगर 0 हो गई तो ये टोटल टर्म आपके क्या हो गए, 0 हो गए। तो जब आप इक्वेशंस का यूज करेंगे तो आप इन इक्वेशंस का यूज करेंगे। तो इन इक्वेशंस को, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, अब मैट्रिक्स फॉर्म से फिर आपको लीनियर फॉर्म में ले जाओगे, तो इसकी प्रोसेस क्या है कि ये 3 4 5 किसके साथ आएंगे, ये स्टूडेंट आएंगे आपके वेरिएबल के साथ। तो इसमें वेरिएबल x y z होंगे और ये आपका कांस्टेंट होगा। मतलब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 3x + 4y + का 5z इज इक्वल टू, अब a तो हम लिख सकते हैं, लेकिन a की जगह हमें क्या रखना है, -1 रखना है, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो कंडीशन हमें रखनी है a = b = c = -1, मतलब a b c तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। तो मैंने अगर यहां से पहली इक्वेशन b = a, तो a की जगह मैंने -1 पुट कर दिया। अब यहां देखो x का कोफिशिएंट तो 0 हो गया,
तो स्टार्ट होगा माइनस का y प्लस का 2z इज इक्वल टू, अब लिखा है स्टूडेंट 3b माइनस 4a, तो 3b का मतलब है कि 3b का मतलब है -1 और माइनस का 4a का मतलब है हमारा -1, तो ये माइनस के 3 होंगे और ये प्लस का 4 होगा, मतलब माइनस का y प्लस का 2z इज इक्वल टू -3 प्लस 4, मतलब आएगा आपका प्लस का 1, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से आप x y z की वैल्यू तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ y z में इक्वेशंस दी है, यहाँ x y z में इक्वेशन दी है, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक कोई भी टर्म लेट करना पड़ेगा। तो इसमें हमने यहाँ लेट कर लिया कि z इज इक्वल टू, एक हमने कांस्टेंट मान लिया k, क्लियर है, हमने एक k मान लिया, z इक्वल टू k माना, तो z की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखो, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा माइनस का y प्लस का 2k इज इक्वल टू 1, तो इस y को अगर मैं उस तरफ ले जाऊं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2k माइनस 1, ये y की वैल्यू हो गई और z की वैल्यू हमने यहाँ लेट की थी, दोनों वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब इस इक्वेशन फर्स्ट में आप वैल्यू रख दो, जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये देखो 3x इज इक्वल टू, मैं सारी वैल्यू उस तरफ ले जा रहा हूँ, तो पहले मैंने -1 लिखा, प्लस का 4y है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा और y की जगह आ जाएगा 2k माइनस 1, इसके बाद z है तो मैंने माइनस का 5z लिया और z की जगह हमने k लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ 3x इज इक्वल टू -1 और ये होगा माइनस का 4 दूनी 8k माइनस माइनस प्लस का 4 और माइनस का 5k, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्टूडेंट, आप देखें कि ये 4 में से बन जाएगा तो 3 होगा और 8 और 5 ये ऐड हो रहे हैं तो हो जाएगा प्लस का 13, है ना। तो हो सकता है कहीं हल्की सी प्रॉब्लम हो गई हो, 3 4 5 -1, हाँ एक प्रॉब्लम हुई है स्टूडेंट, यहाँ देखें आप ध्यान से कि ये माइनस का 2 था और हमने यहाँ प्लस के 2z ले लिए, मतलब ये आएंगे हमारे माइनस के 2z, क्लियर है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ माइनस का 2z, क्लियर है, माइनस का 2z। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 2 करेंगे तो माइनस का y और ये हो जाएगा माइनस का 2k इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 2k और माइनस का 1, क्लियर है। चलिए अब स्टूडेंट यहाँ जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये होगा माइनस का 2k और माइनस का 1, तो 4 2 जा 8 ये प्लस का होगा और ये माइनस का 4 प्लस हो जाएगा, ये ठीक है। अब स्टूडेंट ये देखें आप ध्यान से कि ये प्लस का हुआ तो प्लस में से माइनस जाएगा तो ये 3k आएगा, क्लियर है, तो यहाँ से देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप x इज इक्वल टू निकाल सकते हो k प्लस 1, क्लियर स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारी x y z की वैल्यू होगी रिस्पेक्टिवली। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम अगर दी हो तो हमें किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हाँ इन वीडियोस को जरूरतमंदों के पास जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी पर एक लास्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके साथ और डिस्कस करूंगा। तब तक बने रहें और देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।